इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बढ़त मिलने के बाद से बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ मीटिंग का दौर शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली से दिल्ली में मुलाकात की और सियासी हालात पर चर्चा भी की। उधर मोदी से मिलने जाने से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे। एग्जिट पोल का रिजल्ट आने के बाद से ही गडकरी सक्रिय हो गए हैं और कई नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी की सरकार बनने की संभावना के बीच वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका को लेकर माथापच्ची भी शुरू हो गई है। इसी बाबत आज गुजरात में मोदी के साथ राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अरुण जेटली मंथन करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और अरुण जेटली की ये बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। माना जा रहा है कि आरएसएस के इशारे पर बीजेपी के आला नेता ये बैठक कर रहे हैं। वरिष्ठता के लिहाज से लालकृष्ण आडवाणी सबसे ऊपर हैं। ऐसे में मोदी के अधीन उन्हें किसी भी पद पर काम करना गवारा नहीं होगा। सूत्रों से खबर है कि आडवाणी को एनडीए का चेयरपर्सन या एनएसी जैसी समिति का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले कल नितिन गडकरी ने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात भी की थी और उनका मन टटोलने की कोशिश भी की थी। इससे पहले गडकरी ने आडवाणी को लेकर आरएसएस के भैया जी जोशी से फोन पर भी बात की थी। खबर ये भी आ रही है कि एनडीए का नए तरीके से गठन किया जाएगा। मोदी के साथ बैठक में यह फैसला हो सकता है कि सरकार बनने पर टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का संयोजक बनाया जा सकता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने की संभावना के बीच उनके मंत्रिमंडल को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह गृह मंत्री हो सकते हैं। वहीं विदेश मंत्री के तौर पर अरुण जेटली नाम उनका सामने आ रहा है। सूत्रों से खबर है कि मोदी की सरकार बनने की स्थिति में पहली बार किसी महिला को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है और वो नाम सुषमा स्वराज का हो सकता है। वहीं मुरली मनोहर जोशी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिए जाने की संभावना है। मोदी की सरकार बनने की सूरत में आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान या फिर एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन दीपक पारेख को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों से खबर है कि स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया जा सकता है। वैसे भी कैबिनेट के अहम मंत्रालयों का फैसला नरेंद्र मोदी अकेले नहीं ले पाएंगे। सूत्रों से खबर है कि आरएसएस की मर्जी से ही वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री जैसे अहम पद तय होंगे। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी और एनडीए की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, तो आरएसएस भी मान रहा है कि एनडीए को बहुमत मिल सकता है। सूत्रों से खबर है कि संघ ने भी चुनावी सर्वे किया जिसमें मोदी सरकार बनने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस ने जो चुनावी सर्वे कराया है उसमें अकेले बीजेपी को 240 से 245 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एनडीए गठबंधन को 290 से 295 सीटों के आसार बताए गए, यानी एनडीए को बहुमत मिलता बताया गया है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही मोदी विरोधियों के सुर भी बदलने लगे हैं। जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके ने मोदी को समर्थन के संकेत दिए हैं। पार्टी ने तमिलनाडु के हित को देखते हुए एनडीए को समर्थन देने की बात कही है। इंडिया न्यूज के सहयोगी चैनल न्यूज एक्स से बातचीत में एआईएडीएमके के नेता मलई स्वामी ने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उन्होंने कहा कि जयललिता मोदी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। Most likely, in the larger interest of Tamil Nadu, Madam may have a liaison with Mr. Modi. Nobody is an enemy or friend in politics. I mean, today I may hate, tomorrow I will like. This is the way that politics. बीजू जनता दल ने भी शर्तों के आधार पर एनडीए के साथ जाने के संकेत दिए हैं। बीजेडी ने इसके लिए ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की शर्त रखी है। हालांकि बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने कहा है कि एनडीए को समर्थन देने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजू जनता दल के प्रवक्ता प्रभात त्रिपाठी ने बयान दिया है कि पूरे देश की राय और राज्य के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र में एनडीए को सशर्त समर्थन देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे भी बीजेपी कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी हुई है। सूत्रों से खबर है कि बीजेडी के अलावा टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस से भी समर्थन के लिए बीजेपी संपर्क साधेगी।
एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाने के साथ ही उसके सहयोगी दलों ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए 16 मई के बाद उनकी पार्टी सुरक्षित विकल्प पर विचार करेगी। तारिक अनवर ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने दागी सांसदों पर आए अध्यादेश को फाड़ देने संबंधी बयान देकर गलत उदाहरण पेश किया। इसका जनता के बीच गलत संदेश किया, जिसका खामियाजा चुनाव में उठाना पड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी किसी चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता देने से पहले साथी पार्टियों के समर्थन पत्र की मांग करेंगे। अखबार का दावा है कि जो 272 के आंकड़ों का समर्थन पत्र देगा उसे न्योता मिलेगा। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन 16 मई को 16वीं लोकसभा के नतीजे आने से पहले ही राष्ट्रपति भवन एक्शन में आ गया है। पीएम और नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राष्ट्रपति भवन में जोर शोर से चल रही हैं। पीएम मनमोहन सिंह को विदाई के ठीक पहले एक बार फिर किरकिरी का सामना करना पड़ सकता है। योजना आयोग के सदस्य अरुण मायरा ने अपनी किताब में यह दावा किया है कि यूपीए सरकार में पीएम सोनिया गांधी के आगे लाचार थे। अरुण मायरा ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी ने विश्वस्त टेक्नोक्रेट डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम पद पर बिठाया था, जबकि सच्चाई है कि सरकार के सारे फैसले वो खुद किया करती थी और इसी के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया था। अरुण मायरा ने अपनी किताब रीडिजाइनिंग द एरोप्लेन वाइल फ्लाइंग रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन के जरिए यूपीए सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा। एग्जिट पोल में खराब नतीजे आने की संभावना के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बचाव में दिख रही हैं। सोनिया ने कांग्रेस नेताओं से कहा है कि अगर नतीजे खराब होते हैं तब भी पीएम का बचाव करना है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज पीएम मनमोहन सिंह को विदाई भोज देंगी। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह को एक स्मृति चिन्ह दिया जा सकता है, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति के सभी मेंबर्स के हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री कार्यालय के स्टाफ ने मनमोहन सिंह को विदाई दी। पीएमओ के करीब 110 अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से पीएम को गुलदस्ता भी भेंट किया गया। पीएम ने अपने स्टाफ का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि इन्हीं लोगों की वजह से देश में अच्छी सेवा हुई है। 17 मई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राष्ट्रपति 7 RCR का पीएम आवास छोड़ देंगे। उनके लिए 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग में बंगला तैयार किया गया है, जिसमें वो शिफ्ट हो जाएंगे। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की है। जेटली ने मनमोहन को सयाना आदमी बताते हुए कहा है कि वो अपने सामने आने वाले विषयों पर पूरी जानकारी रखते थे और पूरी तैयारी के साथ बात करते थे। लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग देश के नए आर्मी चीफ होंगे। बीजेपी के विरोध के बावजूद सरकार ने जाते जाते नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का फैसला किया। रक्षा मंत्रालय ने एक दिन पहले ही आर्मी चीफ की नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी। 2 दिन के जबरदस्त उछाल के बाद आज शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखी जा रही है। करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स और 12 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस ने हार कबूल करने के संकेत दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के आगे लाचार हो गई। The Congress party was handicapped by the fact that we were not fighting the BJP because the BJP campaign had become an individual-centric campaign. जयराम रमेश ने कहा कि पूरा चुनाव व्यक्ति केंद्रित हो जाने से उसका मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले चरण के चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया, जिससे बीजेपी और उसकी विचारधारा को कांग्रेस मुद्दा बना नहीं पाई। चुनाव के दौरान 100 सीट से ज्यादा जीतने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के सुर एग्जिट पोल आने के बाद बदल गए हैं। आप नेता कुमार विश्वास ने माना है कि पार्टी से कुछ गलतियां हुई हैं। एग्जिट पोल आने के बाद आरएलडी नेता अमर सिंह ने मोदी की जमकर तारीफ की। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी का संकल्प और सिद्धांत, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रासंगिक वाक्पटुता और स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी का प्रबंधन, इन तीनों का समन्वय एक साथ मोदी जी में दिखाई दिया। एग्जिट पोल में मोदी सरकार बनती देख बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हवन पूजन के साथ बतौर पीएम नरेंद्र मोदी का विधिवत राज तिलक कर दिया।
इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनाव नतीजे आने से पहले ही जमकर जश्न मनाया। एग्जिट पोल में जिस तरह मोदी सरकार बनती दिख रही है, उसी से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमकर खुशी जाहिर की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद गुजरात के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। हालांकि करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि आनंदीबेन पटेल ही सीएम होंगी। बीजेपी के गुजरात प्रवक्ता ने ये इशारा किया है कि सीएम विधायकों में से ही कोई होगा। नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में बीजेपी विधायकों के साथ बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में मोदी के उत्तराधिकारी पर चर्चा भी हुई। सूत्रों से खबर है कि आनंदीबेन पटेल के नाम की चर्चा नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी आला कमान से भी की है। आनंदीबेन पटेल साल 1998 से ही गुजरात सरकार में मंत्री हैं। वो मोदी कैबिनेट की सबसे अनुभवी और तेज तर्रार मंत्री मानी जाती है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने की संभावना से मोदी की इकलौती बहन वासंतीबेन बेहद गदगद हैं। वासंतीबेन मोदी ने कहा कि अपने भाई का पहला राष्ट्रीय तिलक वो ही करेंगी। मोदी की बहन वासंतीबेन गुजरात के मेहसाणा में रहती हैं और अपने भाई से वो गाहे बगाहे मिलती भी रहती है। एग्जिट पोल के आते ही नरेंद्र मोदी की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। मोदी को लेकर आईबी को कई इनपुट्स भी मिले हैं। मोदी को पहले से ही Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद मोदी पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा में और इजाफा किया गया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों में एक समुदाय विशेष के लोग ही शामिल होते हैं। ये सच नहीं है और कि देश में जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े। गिरिराज सिंह अपने पिछले विवादित बयान पर भी अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। इससे पहले कल गिरिराज सिंह को बड़ी राहत मिली। बोकारो कोर्ट ने गिरिराज को नियमित जमानत दे दी। भड़काऊ भाषण को लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ 3 मामले दर्ज कराए गए थे, जिसमें से 2 मामलों में उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। मोदी के करीबी और यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने के संकेत दिए हैं। बीजेपी नेता उमा भारती का कहना है कि मोदी के पीएम बनते ही यूपी में समाजवादी पार्टी के 60 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे देंगे। चुनाव नतीजे आने से ठीक पहले बीजेपी नेता उमा भारती ने मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचकर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मतदान खत्म होते ही चुनावी भागदौड़ से दूर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ शिमला पहुंचे हैं। भागलपुर से बीजेपी उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन ने नतीजे आने से ठीक पहले अजमेर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा और अमर सिंह राजस्थान के सूरजगढ़ में सालासर दरबार पहुंचे। फिर न्यूज के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग इस मामले में 23 मई को सुनवाई करेगा। दिल्ली में 16 मई को होने वाली वोटों की गिनती के लिए 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के 8 मतदान केंद्रों पर 15 मई को दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। वामपंथी दल देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वामपंथी दल देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक आरटीआई के जरिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की सुरक्षा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शिंदे और उनके परिवार के लिए 60 से भी ज्यादा पुलिस वाले लगाए गए हैं। आरटीआई के जरिए महाराष्ट्र के वीआईपी की सुरक्षा को लेकर भी खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के 84 वीआईपी के लिए 812 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। हरियाणा में रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस देने के मामले में सीबीआई की जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को सुनवाई का फैसला किया है। मुंबई में मॉडल से रेप के आरोपी फिल्म अभिनेता इंदर कुमार को 27 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। धोखाधड़ी के केस में अभिनेता सुनील शेट्टी को जोधपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है।
मुंबई में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के सेट पर जमकर पथराव किया गया। हंगामे के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी। दरअसल मजदूर यूनियन के लोगों ने मुंबई की फिल्म सिटी शूटिंग का काम रुकवाया है, लेकिन विरोध के बावजूद कपिल के शो की शूटिंग चलती रही। इसी को लेकर मजदूर यूनियन के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। लखनऊ में दिन दहाड़े लुटेरों के गैंग ने एक ज्वेलर को लूट लिया। लुटेरों के गैंग ने साजिश के तहत ज्वेलर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया और लाखों के कंगन लूट ले गए। साजिश के तहत सबसे पहले एक महिला ने ज्वेलर से सोने के कंगन दिखाने को कहा। ज्वेलर ने जैसे ही सोने के 8 कंगन काउंटर पर रखे तो 2 लुटेरे दुकान में घुस आए और तमंचे की नोक पर लूटपाट की। कानपुर के अनवरगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में बने कारखाने में भीषण आग लग गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में तीसरी बेटी पैदा होने से खफा एक पिता ने नवजात बेटी की जमीन पर पटक कर हत्या कर दी। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 मेंबर्स को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुंबई से सटे थाने में डकैतों ने पुलिस के गश्ती दल पर हमला बोल दिया। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने कैश वैन से 1 करोड़ रुपए लूट लिए। कैश वैन यूनियन बैंक की शाखा से पैसे लेकर जा रही थी। मुंबई पुलिस ने एक ठग को लूटे हुए 25 लाख रुपए और एक गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रसाद खाने 300 लोग बीमार पड़ गए। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बाघ ने एक शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। बाघ के हमले से शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिल्ली एनसीआर में रात में फिर बारिश हुई। रात में हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में भारी मात्रा में ओले की बरसात हुई। एकाएक ओले बरसने से लोगों के रोजमर्रा का कामकाज थम गया। मंगलवार को केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर जमकर बर्फबारी हुई। बद्रीनाथ में रुक रुक कर बारिश के साथ बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। असम के चिरांग जिले में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में असलहों और कारतूसों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि हथियारों की एक खेप उग्रवादियों तक पहुंचाने की तैयारी थी। श्रीनगर में नया एंड्रॉयड बेस्ड इंटरनेट एफएम रेडियो लॉन्च किया गया। लोग इस नए सिटी एफएम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मोटोरोला कंपनी ने मोटो ई स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6,999 रुपए है। आईपीएल 7 में आज 2 मैच हैं। पहला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। आईपीएल में कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 16 रन से मात दे दी। बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए। बेंगलोर की जीत के हीरो रहे सिक्सर किंग युवराज सिंह। युवराज ने महज 29 गेंदों में ताबड़तोड़ 68 रन बनाए। कल हुआ आईपीएल के एक और मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 8 विकेट पर 148 रन बनाए। आईपीएल के बाद टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश जाएगी। इस दौरे पर टीम की कमान किसी नए खिलाड़ी को सौंपी जा सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को फिर जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। टर्की के सोमा शहर की कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ है। इसमें 160 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाका होते ही खदान के अंदर लाशें बिछ गई। धुएं के चलते मजदूरों को सांस लेने में भी दिक्कतें होने लगी। धमाके के तुरंत बाद राहत बचाव टीम मौके पर पहुंच गई और कुछ मजदूरों को घायल हालत में कोयला खदान से निकाला गया। इराक की राजधानी बगदाद में हुए सीरियन कार ब्लास्ट में 34 लोगों की मौत हो गई और 82 लोग घायल हो गए। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के पक्के सबूत मिले हैं। मानवाधिकार संस्था HRW की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट को भ्रष्टाचार के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई है। फिल्म शाहिद और शिप ऑफ थीसियस की सफलता के बाद मुंबई में सेलिब्रेशन पार्टी रखी गई। इस मौके पर आमिर खान की पत्नी किरण राव, हंसला मेहता समेत दोनों फिल्मों के कलाकार मौजूद थे।
फिल्म निर्देशक कनु बहल की पहली निर्देशित फिल्म तितली 67वें कांस महोत्सव में भेजी जाएगी। ब्रेक चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी।